हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माई सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा एजुकेशन सब आपको मिल जाएगा डिटेल्ड वीडियो फॉर्मेट में। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो भी टेंशन वाली कोई बात नहीं है। बस एक काम करना है कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल को जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहां पर भी आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी, लाइव्स मिल जाएंगी और पूरा सिलेबस वहां पर भी कंप्लीट करवाया जाता है इन हिंदी मीडियम। और हिंदी मीडियम में जो क्लासेस अवेलेबल हैं वो है क्लास 6 से लेकर के क्लास 12, और जो स्टेट बोर्ड्स अवेलेबल हैं वो है एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड। और अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए ना, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगी, उसको जाकर के चेकआउट कर लेंगे तो वहां से आपको ई नोट्स या फिर ई बुक्स भी अवेल हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 विच इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। और इसमें सबसे ज्यादा बेसब्री से जिस टॉपिक का इंतजार होता है बच्चों को वो होता है कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। और इसका इंतजार होना भी चाहिए बिकॉज लाजमी सी बात है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पूरे सिस्टम के अंदर ना सर्किट्स का जहां पे मैटर आता है वो बस इसी के साथ आता है। ठीक है, तो कैपेसिटर या कंडेंसर पर बेस्ड सर्किट्स भी देखने को मिलते हैं। और एक पता है बहुत ही प्यारी बात है, एनसीईआरटी चैप्टर 3 में, ठीक है, वहां पे आपको ना सर्किट सॉल्व करने पाते हैं रजिस्टर पर बेस्ड, और वहां पे सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन सब चीजों के बारे में बातचीत होती है। तो अब उसका जो प्री रिक्विजिट है ना वो दरअसल यहाँ पे आएगा। इसका मतलब ये है कि कैपेसिटर के सर्किट्स करने के दौरान आपका सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर कोई डाउट है तो वो पूरा सुपर्ब तरह से क्लियर हो जाएगा। अब इसका फायदा आपको चैप्टर नंबर 3 में भी मिलेगा। ठीक है, तो चलिए बिना समय लगाए स्टार्ट करते हैं कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। तो पहले मैं आपको बता दूं कि कैपेसिटर क्या होता है। एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जो चार्जेस को स्टोर करता है। क्या बोला मैंने? कैपेसिटर एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जो चार्जेस को स्टोर करता है। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब जरा गौर करते हुए चलेंगे। इस लेक्चर का जो ऑब्जेक्टिव है वो दरअसल ये है कि आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए कैपेसिटेंस नाम के टॉपिक से। किससे? कैपेसिटेंस नाम के टॉपिक से। अब देखो यहां पे मसला है, देखो रेजिस्टर एक डिवाइस होता है, उसकी प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टेंस। तो वैसे ही कैपेसिटर एक डिवाइस होगा और उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो होगी कैपेसिटेंस। ठीक है, तो अब वो जो सर्किट सिंबल है डिवाइस का उन सब से मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा दूंगा, लेकिन सबसे पहले उस बेसिक प्रॉपर्टी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आया समझ में? तो अब जरा यहाँ पे गौर करते हुए चलेंगे क्या क्या चीजें लिख के रखी हुई हैं। तो दिमाग में अभी एक ब्लॉक बना लो और समझ जाओ कि हाँ भैया, कैपेसिटर एक ऐसा अरेंजमेंट है जो कि चार्जेस को स्टोर करने वाला है। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज रिलेटेड टू इट्स एबिलिटी टू स्टोर द चार्जेस। ठीक है, तो कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर या फिर कंडक्टर इज रिलेटेड टू इट्स एबिलिटी ऑफ स्टोरिंग चार्जेस। कितना चार्ज वो स्टोर कर पा रहा है। जैसे मान ली फॉर एग्जांपल एक बाल्टी है, ठीक है, तो उस बाल्टी की जो कैपेसिटी है वो क्या है? पानी को स्टोर करने की कैपेसिटी है। ठीक है, बड़ी बाल्टी है तो ज्यादा पानी स्टोर कर पाएगी, छोटी बाल्टी है तो कम पानी स्टोर कर पाएगी। तो वो बाल्टी की जो कैपेसिटी है ना वो पानी को स्टोर करने की कैपेसिटी होती है। लेकिन अगर आप बात करते हैं किसी कैपेसिटर की तो उसकी जो कैपेसिटेंस होगी वो चार्जेस को स्टोर करने की कैपेसिटेंस होती है। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, चलिए, तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज रिलेटेड टू इट्स एबिलिटी टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्जेस। मेरे ख्याल से दिमाग में ये वाली बात तो सुप्रीम क्लियर हो गई होगी। तो कोई अगर आपसे पूछ ले कि बेटा जरा सुनो, एक बात जरा बताओ कि व्हाट इज द कैपेसिटर, तो आपको पता है कि यार कैपेसिटर बेसिकली क्या होता है। बोल देना एक ऐसा अरेंजमेंट है सर जिसमें आप चार्जेस को स्टोर करवा सकते हो। अगर उसकी कैपेसिटी ज्यादा है तो वो ज्यादा चार्जेस को स्टोर कर सकता है, अगर उसकी कैपेसिटी कम है तो वो कम चार्जेस को स्टोर कर सकता है। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, चलिए, ओके। When a conductor is given some charge, then its electric potential increases. अगर आपने किसी कंडक्टर को कोई चार्ज दे दिया तो उसकी जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है ना वो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, मतलब इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर, इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर पोटेंशियल का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। और अगर पोटेंशियल का रोल रहने वाला है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का भी रोल रहने वाला है, उससे हम दरअसल मना नहीं कर सकते। ठीक है, अब जरा आपको मैं हल्का सा एक बार लॉजिक क्लियर कर दूं कि पोटेंशियल का लॉजिक क्या था। भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को ना दो तरह से एक्सप्रेस किया गया था, एक इन टर्म्स ऑफ सोर्स चार्ज और एक इन टर्म्स ऑफ टेस्ट चार्ज। तो पोटेंशियल को पहले बात तो अपन V से करेंगे रिप्रेजेंट।
पोटेंशियल को पहली बात तो अपन V से करेंगे रिप्रेजेंट, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अब जरा गौर करते हुए चलना, जैसे मान लिया अगर मैं आपसे बात करता हूं पोटेंशियल का इन टर्म्स ऑफ सोर्स चार्ज, मैं आपसे अगर बात करता हूं पोटेंशियल का इन टर्म्स ऑफ सोर्स चार्ज, तो कहानी कैसे आगे बढ़ेगी जरा गौर फरमाते हुए चलेंगे भाई। मैं ये चाह रहा हूं कि अगर कोई बच्चा मान लो सीधे इसी वीडियो पे कूद गया और उसने प्लेलिस्ट में बाकी वीडियो चेक नहीं करी, तो उसको भी क्या लेफ्ट आउट फील ना हो, और जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्टार्टिंग से, तो उनको कोई दिक्कत तो वैसे भी होने वाली नहीं है। तो भाई तुम्हारे हर वीडियो में हर एक कॉन्सेप्ट को मैं रिवाइज करवाते हुए चलने वाला हूं, बिकॉज क्या है 12th क्लास है, 12th क्लास में मैं नहीं चाहता हूं कि तुम्हारा 1 रुपए का भी लॉस हो जाए, मैं नहीं चाहता हूं तुम्हारा एक कॉन्सेप्ट भी ढीला रह जाए। आया समझ की नहीं आया? बिकॉज क्या होता है ना कि यहाँ पे कंटेंट बहुत सारा है। अब यार अगर तुमने 10 कंटेंट आगे तुम बढ़ गए, तो यार पीछे वाले तुम हल्का हल्का भूलना शुरू कर दोगे, अगर तुम प्रॉपर रिवाइज नहीं करोगे तो भूलना शुरू कर दोगे। इसलिए मैं क्या ट्राई करता हूं कि मैं अपने हर वीडियो के अंदर अगर कहीं कॉन्सेप्ट आ भी गया पोटेंशियल का, अगर कहीं कॉन्सेप्ट आ भी गया इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का, तो मैं एक दफा उसको डिस्कस करते हुए चलूं, ताकि आपको वो चीजें बार बार दिमाग में सेट होते जाए। एज इन सच इलेक्ट्रोस्टैटिक कोई बहुत टफ चैप्टर नहीं है, ठीक है, ये बस लेंदी चैप्टर होता है, टफ नहीं है। इसका जो कॉन्सेप्ट है, क्या वो टफ लग रहे हैं कि आपको? ये टफ थोड़ी ना, ये सिर्फ लेंदी चैप्टर है। और अगर आपने इस चैप्टर में पेशेंस खो दिया, तो फिर आगे आने वाला जो मसला होगा ना, वो फिर खराब हो जाएगा। पता है क्यों? बिकॉज चीजें जुड़ी हुई है ना यार, इसलिए कह रहा हूं कि चैप्टर 1 चैप्टर 2 इसको बहुत ही तसल्ली से ईमानदारी से पढ़ लो। आगे तुम फिर चेक करना ना यार, जो आगे आने वाले चैप्टर्स हैं तुम्हें उसमें परेशानी होगी नहीं, पक्की बात है, लिखित में, ठीक है। चलो अगर सोच चार्ज की बात करें, मेरे पास एक सोर्स चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है, मैं बोलता हूं कि इससे r डिस्टेंस की दूरी पे क्या पोटेंशियल होगा, तो इससे r डिस्टेंस की दूरी पर अगर मैंने एक पॉइंट ले लिया, तो यहां पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है KQ ओवर R, ठीक है, ये आपने पढ़ के रखा है KQ ओवर R, ये वाला फॉर्मूला आ गया इन टर्म्स ऑफ सोर्स चार्ज। अब आपसे बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ टेस्ट चार्ज, अब आपसे बातचीत होगी इन टर्म्स ऑफ टेस्ट चार्ज, ठीक है। आप लोग को याद आ गया होगा कि हाँ सर आ गया याद, पोटेंशियल का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ टेस्ट चार्ज भी कुछ था। तो पोटेंशियल अगर किसी पॉइंट पे निकालना है, तो इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो आप दरअसल अगर इस वाले केस को देखिए, देखो भाई ये तो अपने पास ठहरा टेस्ट चार्ज, इससे मुझे अभी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मैं अगर आपसे बात करूं इन टर्म्स ऑफ सोर्स चार्ज, तो मुझे एक बात समझ में आती है भाई, टेस्ट चार्ज से मेरे को मतलब नहीं है, बिकॉज प्रोड्यूस करने वाली बात है, तो प्रोड्यूस कौन करेगा? वो तो सोर्स चार्ज ही प्रोड्यूस करेगा ना, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो कौन प्रोड्यूस करेगा? सोर्स चार्ज प्रोड्यूस करेगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है तो कौन प्रोड्यूस करेगा? सोर्स चार्ज प्रोड्यूस करेगा। तो अगर मैं इस वाले फॉर्मूले को देखूं, तो मैं कह सकता हूं कि भाई जितना ज्यादा चार्ज किसी बॉडी के पास है, उतना ही ज्यादा उस बॉडी के पास पोटेंशियल होगा। ये बड़ी लाजमी सी बात है। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं मैंने क्या बोला? किसी बॉडी के पास जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज होगा, उतना ही उस बॉडी के पास पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ जाएगी। इट्स एज सिंपल एज दैट। और ये जो फैक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कैपेसिटेंस दरअसल ना इसी वाली इक्वेशन के बाद पैदा हो गया था, ठीक है। कैपेसिटेंस इस वाली इक्वेशन के बाद ही पैदा हो गया था। अब तुम समझ गए हो कि हाँ सर फिर तो सही बात है। अब आप प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटाओगे और इक्वल टू का सिंबल लगाओगे और एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करवाओगे, और वो जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होगा वो स्वयं कैपेसिटेंस होगा किसी भी गिवन कंडक्टर का। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो अब तुमने इस बात का जो अंतिम जो कंक्लूजन आएगा वो तुमने पकड़ ही लिया। तो अब जरा बस ये गौर करते हुए चलना कि हाँ भैया ये बात तो बिल्कुल सटीक है, किसी बॉडी के पास अगर चार्ज ज्यादा होगा, किसी कंडक्टर के पास अगर चार्ज ज्यादा होगा, तो उसका पोटेंशियल भी ज्यादा हो जाएगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब मैं ये चाहूंगा कि आप ना एक दफा इस वाली इक्वेशन को कहीं ऐसे ना, जहां तुमने लिखा होगा ना कैपेसिटेंस, उसी के ऊपर राइट कॉर्नर पे ना ऐसे कहीं लिख लो, ऐसे छोटे से में Q इज प्रोपोर्शनल टू V। एक बार लिखो तो उसके बाद फिर ना वहीं से पैदा होने वाला है कैपेसिटेंस, ठीक है। ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया, सुप्रीम क्लियर हो गया। 3 2 1 रेडी गो डन। ओके, तो Q इज proportional to V, Q is proportional to V। तो उसके बाद क्या लिखा है? When a conductor is given some charge, then its electrostatic potential increases। ठीक है भाई, हर एक वर्ड, हर एक सेंटेंस जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना बुलेट पॉइंट्स में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज मैंने हमेशा कहा है बेटा, जब आप बोर्ड एग्जाम्स की बात करेंगे तो बोर्ड एग्जाम्स में अगर कोई किसी चीज की डेफिनेशन पूछ लिए तो आप उसको सिंगल लाइन में खत्म करके नहीं आएंगे। आपको उस डेफिनेशन को ना थोड़ा सा क्लासी बना करके प्रेजेंट करना है, बिकॉज प्रेजेंटेशन मैटर करता है, ठीक है। अब
थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचो भाई, अगर कोई कॉपी आपकी चेक कर रहा है, ठीक है, उसको भी तो आंसर आता ही है, लेकिन अगर तुम्हारा जो आंसर है ना वो बहुत छोटे में तुमने लिखा हुआ है और प्रॉपर उसका क्लैरिफिकेशन नहीं है, प्रॉपर सपोर्ट नहीं दिया आपने अपने स्टेटमेंट को, तो आप मुझे बताइए कि आपको उसमें 2 नंबर मिल पाएंगे? अगर वो सवाल 2 नंबर का है तो क्या आपने उसमें गुंजाइश छोड़ी है कि नहीं छोड़ी है नंबर काटने की? अरे बिल्कुल छोड़ी है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर किसी सवाल का वेटेज 3 नंबर का है तो मैं उसको इतना अच्छे से प्रेजेंट कर दूं, मैं उसको इतना शानदार तरह से लिख दूं कि मुझे खुद को ही फील हो जाए कि हाँ भैया हमने इसके अंदर कोई भी गुंजाइश मार्क्स कटने के लिए नहीं छोड़ी है। आया आपको समझ में? तो अब आपको ना दरअसल इस तरह से सोचते हुए चलना पड़ेगा, बिकॉज ऑब्वियसली यार जब बोर्ड एग्जाम में कॉपी चेक होती है प्रेजेंटेशन मैटर करता है, इसलिए कहा जाता है कि राइटिंग का खास ख्याल रखो, ठीक है? एकदम ऐसे ऐसे क्या बोलते एकदम फालतू तरह से लिख मत दो घसीट करके पेन को, ठीक है? वो तुमको लगता है कि जैसे कंक्लूजन लिखना है तो लोगों का सी समझ में आता है, बीच में कुछ होता है, आखिरी में एन समझ में आता है। हमें क्या पता कि एक कंक्लूजन है कि क्या लिखा है तुमने, हमें क्या पता? आया समझ? तो ज़्यादा ध्यान देना। तो when a conductor is given some charge then its electric potential increases। इतनी बात दिमाग में बहुत बेहतरीन तरह से बैठ गई है, चलो ठीक है। तो पहली बात, कैपेसिटर क्या होता है? एक ऐसा अरेंजमेंट जो कि चार्जेस को स्टोर करेगा, पहली बात तो वो दिमाग में रख ली। दूसरा, अगर मैं किसी कंडक्टर को ज्यादा चार्ज दूंगा तो उसका पोटेंशियल ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, कम चार्ज दूंगा तो पोटेंशियल कम इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है? ओके, अब if a charge Q given to the conductor raises its potential by V volt, ठीक है भाई, बहुत ही भारी बात है। if a charge Q is given to the conductor, अगर मैंने किसी कंडक्टर को चार्ज दे दिया है Q के अमाउंट का, अगर मैंने किसी कंडक्टर को चार्ज दे दिया है Q के अमाउंट का, तब उसका पोटेंशियल जो है वो बढ़ जाता है by amount of V, then its potential is increased by an amount of V, then it is found that charge is directly proportional to V। अगर किसी बॉडी को चार्ज दिया तो पोटेंशियल बढ़ गया, तो इसका मतलब क्या कि चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? पोटेंशियल V। Q इज प्रोपोर्शनल टू V। इट इज एज सिंपल एज दैट। इतनी नाजुक सी बात थी, उसी की तो हमने यहाँ पे बातचीत भी करी थी अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है? तो Q इज प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा V। अब तुम समझ गए थे, तुम इस टाइम पे समझ गए थे भाई, जब मैंने ये वाला एक्सप्रेशन लिखा था ना, तुम इसको देख के समझ गए कि अच्छा सर Q प्रोपोर्शनल टू V है। अब तो हमने भी पढ़ी है फिजिक्स, अपने को पता है अब क्या करोगे आप, Q इज इक्वल टू लगा दोगे और फिर आ गया एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अब पढ़ा रहे हैं कैपेसिटेंस, तो जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होगा वो भी कैपेसिटेंस पर ही डिपेंडेंट होगा। तो यहां पे Q इज प्रोपोर्शनल टू V था, इक्वल टू लगा दिए तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो है ना वो C आ गया। Q इज इक्वल टू क्या आ गया? C आ गया, CV आ गया, जहां पे C इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है? इसे कहा जाता है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। सर ये कंडक्टर कहां से आ गया? अरे बेटा चार्ज जिसको दिया था वो क्या था? कंडक्टिंग सरफेस था, कंडक्टिंग बॉडी था ना। तो किसी भी कंडक्टर को अगर आप चार्ज Q अमाउंट का दे देते हैं तो उस कंडक्टर का पोटेंशियल V अमाउंट से बढ़ जाता है। तो दिस इसीलिए कहा गया है कि Q इज प्रोपोर्शनल टू V। उसके बाद इक्वल टू लगा दिया, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट C आ चुका है। इट्स एज सिंपल एज दैट। मेरे ख्याल से अब वो पूरा फंडा क्लियर हो गया होगा, ठीक है? तो Q इज इक्वल टू CV हो चुका है बस, ठीक है? Q इज प्रोपोर्शनल टू V था और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ चुका है C, तो Q इज इक्वल टू CV हो गया। मैं चाहता हूं कि एक बार आप इस पूरी स्लाइड का स्क्रीनशॉट लें, और असलियत में तो मैं ये चाहता हूं कि आप इन सारे पॉइंट्स को कॉपी में लिख लें। मैं हमेशा कहता हूं ऐसा भाई कि अगर आप कॉपी किताब लेके बैठे और नोट कर रहे हैं तो फिर आप समझ जाइए कि आप काफ़ी लोगों से काफ़ी आगे पहुंच चुके हैं। बिकॉज अब जो बाकी जनता है वो पहले वीडियो को सुनेगी एक बार, ठीक है, 10 बार पीछे करके सुनेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। तुम 10 बार पीछे करो, सुनो, वीडियो को देखो अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन गलतियां करते हैं लोग कि बस वीडियो को देखते हैं एक बार, फिर बोलते हैं कि हाँ हाँ यार वो जो सर ने बताया वो समझ में तो आ गया, चलो भैया ये अपना हो चुका है। अब लोग ना नोट करने को इतना कम वेटेज देते हैं कि मैं क्या बताऊं, ठीक है? तो अगर आपको बात की इंपॉर्टेंस पता चल गई है कि नोट करने से पढ़ाई कितनी शानदार होती है, तो आप काफी क्या बोलते हैं जागृत इंसान हो चुके हैं। अब आप काफी लोगों से काफी आगे पहुंच चुके हैं। तो इसलिए फिर से बोल रहा हूं बेटा, अगर आप उनमें से हैं जो कि नोट नहीं कर रहे हैं, बस बैठे हुए हैं कॉपी किताब लिए बिना बैठे हुए हैं, तो फिर आपको डबल काम करना पड़ेगा। इसलिए बोल रहा हूं भाई नोट करते हुए चलो, ठीक है? लेकिन अगर समय कम है आपके पास तो ऑब्वियसली फिर आपको स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा। तो जल्दी इस पूरी कहानी का स्क्रीनशॉट लीजिए। आया समझ? 3, 2, 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन, ओके, डन 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 डन। ये वाला फंडा अपना पूरा क्लियर हो चुका है, ठीक है? अब जरा ध्यान देना, Q प्रोपोर्शनल टू V,
Q इज इक्वल टू सी वी, तो C इज इक्वल टू Q बाई वी हो जाएगा, ठीक है। उसी वाले फॉर्मूले से C क्या हो जाएगा बेटा, Q बाई वी हो जाएगा। तो V में डिफाइन कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर, कैपेसिटेंस बोल लो किसी भी कंडक्टर का, या कैपेसिटी बोल लो ऑफ दैट गिवन कंडक्टर। तो V में डिफाइन कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर एज द रेशियो ऑफ चार्ज, एज द रेशियो ऑफ, दिख रहा है, एज द रेशियो ऑफ चार्ज गिवन टू द कंडक्टर टू द राइज इन पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। तो कैपेसिटेंस में बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चार्ज गिवन टू द कंडक्टर per unit potential rise of the conductor, it's as simple as that, ठीक है। ओके, अब उसके बाद हाँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे आता है बेटा। जैसे मान ले अगर मैंने कभी तुझसे कहा कि यार फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, तुमने बोला कि सर फोर्स का फॉर्मूला Q इंटू ई होता है, तो मैंने बोला बहुत बढ़िया। अगर आपको ये याद आ रहा है कि फोर्स का फॉर्मूला Q इंटू ई होता है, कई लोग बोलेंगे सर फोर्स का फॉर्मूला तो मास इंटू एक्सेलरेशन भी होता है, मैंने बोला बहुत बढ़िया, ये वाला होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ये वाला होता है मैकेनिक्स में, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फोर्स तो दोनों ही है, ठीक है। अगर फोर्स का फॉर्मूला M इंटू ए है, इसका मतलब फोर्स जो है ना वो मास पर डिपेंड कर रहा है, फोर्स जो है वो एक्सेलरेशन पर डिपेंड कर रहा है। क्यों कहा तुमने ऐसा? जस्ट बिकॉज फोर्स के फॉर्मूले में मास और एक्सेलरेशन दोनों आ गए, ठीक है। अगर हमारे पास कोई फॉर्मूला है F इज टू क्यू ई, इसका मतलब क्या होता है कि फोर्स चार्ज पर भी डिपेंड कर रहा है और फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पे भी डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब ऐसा क्यों कहा हमने? बिकॉज फोर्स के फॉर्मूले में क्यू और ई दोनों आ गए। अब उसी तरीके पे चलते हुए अगर मैं आपसे बोलूं कि C इज इक्वल टू क्यू बाई वी है, तो इसका मतलब तो C की वैल्यू चार्ज और पोटेंशियल दोनों पर डिपेंड करती होगी। अगर यहां पे देख के आप कह रहे हैं कि फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन है, तो मास और एक्सेलरेशन पर डिपेंड करता है। अगर आप इसको देख के बोलते हैं कि फोर्स चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करता है, तो इसीलिए आप इस वाले फॉर्मूले को देख के जरूर बोल सकते हैं कि कैपेसिटेंस जो है ना वो सर चार्ज पे और पोटेंशियल पर डिपेंड करती है। लेकिन समझ गए, लेकिन ये वाली बात जो है ना वो सत्य वचन नहीं है। कैपेसिटेंस किसी भी कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस होता है वो ना ही कंडक्टर के चार्ज पे डिपेंड करता है, वो ना ही कंडक्टर के पोटेंशियल पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो सर ऐसा क्यों है, किस पे डिपेंड करेगा वो तो मैं बता दूंगा, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है। लेकिन इस बात को समझ जाओ कि इस वाले फॉर्मूले को देखते हुए ये वाला गाना बिल्कुल मत गाना कि सर कैपेसिटेंस जो है ना वो तो चार्ज और वोल्टेज पर डिपेंड करता है। अजी हाँ, नहीं डिपेंड करता, ठीक है। सर कैसे 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 अब जरा ध्यान दो। एज यू ऑलरेडी नो कि Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV होता है। सो दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू CV, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। अब जरा आप गौर करते हुए चलेगा। जैसे मान लीजिए मैं आपको बोलता हूं कि यार बॉडी को ना चार्ज हमने दिया है 40 कूलम का और बॉडी का जो पोटेंशियल है ना वो है 10 वोल्ट। अब अगर मैं चार्ज को डबल कर देता हूं, ठीक है, ध्यान देना, बहुत मस्त चीज है। अगर हम चार्ज को डबल कर देते हैं, इसका मतलब अब चार्ज क्या हो गया बेटा, अगर हम चार्ज को डबल कर देंगे तो अब चार्ज कितना हो जाएगा बेटा, 40 कूलम था अब हो जाएगा 80 कूलम। अगर हमने चार्ज को डबल कर दिया तो चार्ज कितना हो जाएगा, 40 का कहां पहुंच जाएगा बेटा, 80 कूलम। अब जरा गौर करते हुए चलो, अगर चार्ज को डबल करोगे तो भाई जरा देखना, अगर चार्ज को डबल करोगे तो यहाँ पे जो क्या बोलते हैं पोटेंशियल है वो भी डबल हो जाएगा। सर कैसे? अरे भाई जो अपनी स्टार्टिंग की बात थी वो क्या थी कि Q इज प्रोपोर्शनल टू V ना, याद कर, ठीक है। स्टार्टिंग की बात क्या थी कि Q इज प्रोपोर्शनल टू V। अगर चार्ज को डबल करेंगे तो पोटेंशियल का डबल होना लाजमी है, तो अगर चार्ज को डबल करेंगे तो पोटेंशियल भी ऑटोमेटिकली डबल हो जाएगा। 10 बोले तो 20 हो जाएगा, 20 कितना हो जाएगा बेटा, 20 हो जाएगा, ठीक है, 20 वोल्ट। अब जरा गौर करना, अगर मैं कैपेसिटी ये फर्स्ट केस में निकालता हूं, ठीक है, तो कैपेसिटी क्या होता है बेटा, ये होता है चार्ज अपॉन वोल्टेज, ठीक है। भाई साहब चार्ज कितना है 40 और वोल्टेज कितना है 10, तो यहाँ पे जो कैपेसिटेंस है वो आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ 4 फैरेड। बोलो भाई यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, बोलो भाई यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब जरा बेटा गौर करते हुए चलना, बहुत ही शानदार तरह से। अगर कैपेसिटेंस की वैल्यू चार्ज या वोल्टेज पे डिपेंड होती तो अब तो मैंने चार्ज को चेंज कर दिया है, तो अगर कैपेसिटेंस की वैल्यू चार्ज या वोल्टेज पे डिपेंड करती तो चार्ज या वोल्टेज को चेंज करने पे कैपेसिटेंस की वैल्यू को चेंज हो जाना चाहिए था, ठीक है। लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं, सर ऐसा हुआ तो नहीं, ठीक है। कैसे बेटा, देखो कैपेसिटेंस होता है चार्ज अपॉन वोल्टेज। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज, तो चार्ज है अपने पास कितना 80 अपॉन नीचे कितना है 20 वोल्ट, तो ये अपने पास कितना हो जाएगा 4 फैरेड। भाई साहब फिर से आ गया 4 फैरेड। तो यहां से आपको एक बात समझ में आ गई है कि अच्छा, दो बात समझ में आ गई है। पहली बात तो ये कि कैपेसिटेंस जो है ना वो चेंज नहीं होती,
कैपेसिटेंस जो है ना वो चार्ज या वोल्टेज को चेंज करने से चेंज नहीं होती। इसका मतलब कैपेसिटेंस डिपेंड्स नाइदर ऑन द अमाउंट ऑफ चार्ज Q नॉट ऑन द वोल्टेज V। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। और दूसरी बात क्या समझ में आ गई कि कैपेसिटेंस की जो यूनिट होती है वो होती है फैरेड। क्या होती है बेटा? फैरेड। ठीक है, जैसे न्यूटन जब होती थी फोर्स की यूनिट तो अपन सिर्फ N लिख दिया करते थे ना, तो वैसे ही जब फैरेड की बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ F लिख के भी छोड़ दोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वही अपन करने भी वाले हैं। ठीक है, तो इस पूरी कहानी को देख करके हमें क्या समझ में आया कि भाई मैंने चार्ज को चेंज करा बट उसकी वजह से क्या है, वोल्टेज भी ऑटोमेटिकली चेंज हो गया, और जिसकी वजह से ये बात समझ में आए कि कैपेसिटेंस की तो वैल्यू चेंज हो ही नहीं रही है। इसका मतलब कैपेसिटेंस डिपेंड्स नाइदर ऑन द चार्ज नॉर ऑन द वोल्टेज। बस इट्स एज सिंपल एज दैट। तो मैं चाहूंगा कि एक बार आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, और यहां पे आप मैं लिख देता हूं यार, यहां मैं लिख देता हूं देयरफॉर capacitance of a conductor, therefore capacitance of a conductor, therefore capacitance of a conductor depends neither on the charge nor on voltage, depends neither on charge nor on voltage, therefore capacitance of a conductor डिपेंड्स नाइदर ऑन द चार्ज नॉर ऑन द वोल्टेज, या मतलब पोटेंशियल। चलो भैया, इतनी सिंपल सी बात थी। अब जरा आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आपको उसकी जो थ्योरी थी ना उस पर लेकर के आते हैं। ठीक है, ये वाला फंडा पूरा क्लियर है? 3 2 1 रेडी गो। सुपर क्लियर, सुपर डन। चलो भैया, ओके, ये तो हो गया, वही लिखा है यहाँ पे। ठीक है, द कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स नाइदर ऑन Q नॉर ऑन V। ना ही ये चार्ज पे डिपेंड करता है, एक सेकेंड, ना ही ये डिपेंड्स नाइदर ऑन Q, ना ही कैपेसिटेंस चार्ज पे डिपेंड करेगी, ना ही वो वोल्टेज पे डिपेंड करेगी। इट डिपेंड्स ऑन द शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, किस पे डिपेंड करती है? कैपेसिटी। किसी भी गिवन कंडक्टर की चार्ज को स्टोर करने की जो कैपेसिटी होती है वो जो कैपेसिटर है या वो जो कंडक्टर है वो उसके शेप एंड साइज पे डिपेंड करती है। और एक और चीज, शेप एंड साइज पे डिपेंड करती है। फर्दर द कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। However, the capacity depends on the nature of the medium। ठीक है, मतलब कंडक्टर के खुद का मटेरियल का नेचर क्या है उस पे कैपेसिटी डिपेंड नहीं करती, लेकिन कंडक्टर के अंदर जो मीडियम भरा हुआ है उस मीडियम का नेचर क्या है उस पे कैपेसिटी जरूर डिपेंड करती है। ठीक है, तो कंडक्टर के नेचर ऑफ मटेरियल पे कैपेसिटी डिपेंड नहीं करेगी, सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगी किसके ऊपर? नेचर ऑफ द मटेरियल, मीडियम एंड शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करेगी और नेचर ऑफ द मटेरियल, मीडियम, जो अंदर मीडियम भरा हुआ है ना, ठीक है, मतलब कंडक्टर के अंदर जो मीडियम भरा हुआ है उस मीडियम के नेचर पे डिपेंड करेगी। लेकिन कंडक्टर जिस मटेरियल का बना हुआ है, कंडक्टर जिस मटेरियल का बना हुआ है उस मटेरियल की प्रॉपर्टीज पर डिपेंड बिल्कुल नहीं करता है कैपेसिटर, कैपेसिटेंस। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, हाउएवर द कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मीडियम। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम। एग्जाम्पल, इट्स रिलेटिव परमिटिविटी। अब सर रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है? तो रिलेटिव परमिटिविटी को ही तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहा गया है। अगर तुम्हें याद नहीं आ रहा है तो बेटा मैं तुमको याद दिला दूं। ठीक है, अगर आपको याद आ जाए, एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट का जो रेशियो था इसी को एप्सिलॉन आर कहा गया था और इसी को कैपिटल के कहा गया था। दिस कैपिटल के इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, अब इसको जरा लिख देता हूं मैं। ये वाला जो एप्सिलॉन आर है ना इसे कहा जाता है रिलेटिव परमिटिविटी। आ रहा है कुछ कुछ याद? इसके पास कोई यूनिट थोड़ी होती है यार, रेशियो है ना, सेम तरह की चीजों का रेशियो है, तो इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, या फिर आप इसी को बोल दीजिएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डरने वाली क्या बात है, जब ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है तो फिर डरने वाली क्या बात है। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी, इट्स एज सिंपल एज दैट। तो भाई मेरे ख्याल से ये वाला फंडा जो है ना वो सुप्रीम तरह से दिमाग में आपके क्लियर हो रहा होगा। एक बार जरा स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन कहानी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बस नॉर्मल चीजें हैं इसके अंदर। ये वाला फंडा क्लियर है? 3 2 1 रेडी गो, डन, सुपर क्लियर, सुपर डन। चलो ओके, क्लियरिंग दिस अप। ओके, अब आती है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज इट्स पोटेंशियल बाय यूनिटी। ठीक है, इट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द चार्ज रिक्वायर्ड। अब ऐसा क्यों बोला गया, जरा गौर करना। ठीक है, नाउ
जैसे कि हम लोग एक बहुत ही प्यारी सी बात जानते हैं सर, वो कौन सी है प्यारी सी बात? तो वो बात तो ये है कि यार Q इज इक्वल टू आ गया है CV, ठीक है। तो देयरफॉर जब मैं C निकालूंगा तो वो क्या हो जाएगा, Q बाई V, ठीक है। अगर Q इज इक्वल टू CV आ चुका है तो C क्या हो जाएगा, C हो जाएगा Q बाई V। अब जरा बातों पे ध्यान देते हुए चलना, अगर पोटेंशियल राइज यूनिटी है, इफ राइज ऑफ पोटेंशियल इज यूनिटी, क्या बोला, अगर राइज ऑफ पोटेंशियल जो है वो यूनिटी के बराबर है, इसका मतलब दैट इज V की वैल्यू जो है वो 1 के बराबर है। तो देयरफॉर सुनते हुए चलना, अगर V की वैल्यू 1 के बराबर हो गई है तो देन ओनली कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर इज इक्वल टू चार्ज ऑफ द कंडक्टर। इट्स एज सिंपल एज दैट। समझ पाए तुम मेरी बातों को? समझ पाए तुम मेरी बातों को? क्या बताया मैंने? Q इज इक्वल टू CV, तो C क्या हो जाएगा, Q बाई V। अगर राइज इन द पोटेंशियल यूनिटी है 1 के बराबर है तो कैपेसिटेंस विल बी एग्जैक्टली न्यूमेरिकली इक्वल टू द चार्ज ऑफ द कंडक्टर। तो वही चीज यहां पे लिख के रखी हुई थी कि कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज इट्स पोटेंशियल बाय यूनिटी, मतलब V की वैल्यू को 1 मार दो। क्या कर दो बेटा, V की वैल्यू को 1 मान लो। इट्स एज सिंपल एज दैट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। उसके बाद इन SI द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैरेड, ठीक है। SI सिस्टम में अगर आप कैपेसिटेंस की यूनिट निकालना चाहेंगे तो वो क्या हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा फैरेड। मैंने पहले भी कहा था, इसको अपन कैपिटल F से रिप्रेजेंट कर देंगे जैसे न्यूटन को कैपिटल N से रिप्रेजेंट किया गया था, ठीक है। चलो अब जरा 2 मिनट ध्यान देते हुए चलना। वैसे अगर यूनिट की बात की जाए, अगर वैसे हम बात करते हैं यूनिट की फॉर्मूले को देखते हुए, तो यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, बस अगर यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस पे फोकस किया जाए तो देखो क्या होता है, Q इज इक्वल टू होता है CV, ठीक है। बेसिक जो हमारा फॉर्मूला है, हमारा जो बेसिक फॉर्मूला है, वो बेसिक फॉर्मूला हमें क्या बताता है कि सर Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV होता है। अगर Q इज इक्वल टू CV होता है तो देयरफॉर C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू हो जाएगा Q ओवर V। मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देख क्या होता है, आप इसको देख करके ना ऐसे बोल सकते हो, देखो पहली बात तो भाई इसको अपन डब्बे में डाल देते हैं यार, पहली बात तो अपन इसको डब्बे में डाल देते हैं। अब जरा ध्यान देते हुए चलना, आप इसको देख के ऐसे बोल सकते हो बेटा कि अगर आपको 1 फैरेड का कैपेसिटेंस चाहिए, सुनते हुए चलना, अगर आपको 1 फैरेड का कैपेसिटेंस चाहिए, सो दिस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ 1 कूलम पर वोल्ट। दिस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ 1 कूलम एंड 1 वोल्ट। तुम बोल दो सर 5 कूलम और 5 वोल्ट दे देंगे तब भी तो रेशियो 1 के बराबर आएगा। मैंने बोला बहुत बढ़िया, लेकिन मैं यूनिटी वाले फंडे को लेते हुए चल रहा हूं, दैट्स व्हाई 1 1 1 लेके चल रहा हूं, ठीक है। तो ये वाली बात समझ में आ गई। तो देयरफॉर आप इसको देख करके तो ये भी कह सकते हो ना, देयरफॉर आप इसको देख करके दरअसल ये भी कह सकते हो कि सर देयरफॉर 1 फैरेड, सो देयरफॉर 1 फैरेड इज इक्वल्स टू 1 कूलम पर वोल्ट होना चाहिए। मैंने बोला बहुत बढ़िया भाई, बिल्कुल सटीक बात आपने कही है, ठीक है। 1 फैरेड इक्वल टू 1 कूलम पर वोल्ट होना चाहिए। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब इस पूरी कहानी का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मेरे ख्याल में कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अदरवाइज C जब निकालना होगा ना तो लोग तो बोलते हैं कि सर कूलम पर वोल्ट कर दें, कूलम पर वोल्ट कर दें। भाई कर दो, कूलम पर वोल्ट कर दो, लेकिन वो बेसिकली किसके बराबर हो जाएगा, फैरेड के बराबर। इट्स एज सिंपल एज दैट। जल्दी इस पूरी कहानी का स्क्रीनशॉट लेंगे बेटा आप, ठीक है, जल्दी इस पूरी कहानी का स्क्रीनशॉट लेंगे। 3 2 1 रेडी गो डन। चलो ओके, वही चीज यहां पे लिखी हुई कि ऐसा ही यूनिट में कैपेसिटेंस की जो यूनिट होती है, ऐसा यूनिट वो होती है फैरेड के बराबर। कैसे निकला फैरेड, 1 कूलम पर वोल्ट, ठीक है। अ कंडक्टर इज सेड टू हैव अ कैपेसिटी ऑफ 1 फैरेड, अ कंडक्टर इज सेड टू हैव अ कैपेसिटी ऑफ 1 फैरेड व्हेन अ चार्ज ऑफ 1 कूलम raises its potential by 1 volt, इट्स एज सिंपल एज दैट। जल्दी इस पूरी कहानी का स्क्रीनशॉट लो, फिर आपको आगे लेके चलते हैं, ठीक है। ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया है? चले भाई क्लियर हो ही गया होगा, आगे बढ़ते हैं अब उसमें। तो ये वाला फंडा अपने को पूरा क्लियर हो चुका है, Q इज इक्वल टू CV और कैसे आ गया उसकी यूनिट फैरेड के बराबर, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे अब उसमें। स्मॉलर यूनिट्स ऑफ कैपेसिटेंस आर माइक्रोफैरेड। भाई जितने भी सर्किट अपन सॉल्व करेंगे ना, जितने भी अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, कई बार कई दफा मैक्सिमम टाइम्स आपको कैपेसिटेंस जो है ना वो माइक्रोफैरेड में दिखाई देगा या पिकोफैरेड में दिखाई देगा या मिलीफैरेड में दिखाई देगा। तो आपको ना बेसिकली पहले ये पता होना चाहिए कि भाई माइक्रो का मतलब क्या होता है। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि माइक्रो का मतलब क्या होता है। म्यू से करेंगे इसको रिप्रेजेंट और 10 टू द पावर -6 पहुंच जाएगा। उसके बाद कभी कभी आ जाता है मिली
10⁻⁻3, ठीक है। उसके बाद फिर क्या आता है बेटा, नैनो आ जाएगा कभी कभी, नैनो मतलब n मतलब 10 क्या है -9 आ जाएगा, और कभी कभी पिको आ जाएगा, पिको पी से करेंगे रिप्रेजेंट 10⁻12 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब मैं पहले बता चुका था, एक बार जरा आप चाहो तो ये ज्यादा कॉमन वाले हैं अपने पास, ठीक है। तो इसको अपन यूज करते हुए चलेंगे, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, अदरवाइज न्यूमेरिकल जो है ना वो पूरा खराब हो जाएगा। आपको सब कुछ आता है, सब कुछ आता है, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता कि माइक्रो का मतलब क्या होता है तो भाई क्या लेके सॉल्व करोगे आगे, ठीक है। तो माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, ठीक है। तो स्मॉलर यूनिट्स ऑफ कैपेसिटेंस आर 1 माइक्रोफैरेड, तो 1 माइक्रोफैरेड मतलब 1 10⁻⁻6 फैरेड, 1 10⁻⁻6 फैरेड, इट्स एज सिंपल एज दैट। अगर नैनो फैरेड है तो नैनो का मतलब क्या होता है 10⁻⁻9, नैनो का मतलब क्या होता है 10⁻⁻9। उसके बाद लिखा है 1 माइक्रोफैरेड, ठीक है। अगर एक माइक्रोफैरेड है तो बेटा सुनते हुए चलना, एक माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, फिर से माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, मतलब ये हो जाएगा 10⁻12, ये हो जाएगा 10⁻12। आया समझ, 10⁻12 स्वयं क्या हो जाएगा बेटा, वो तो हो जाएगा पीको, मतलब 2 माइक्रो मार दिया मल्टीप्लीकेशन में, इट बिकम्स 1 पीको, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। चलिए, तो माइक्रोफैरेड इज आल्सो कॉल्ड एज पीकोफैरेड। बताओ। तो माइक्रो मतलब क्या बन जाएगा, पीको, इट्स एज सिंपल एज दैट। स्मॉलर यूनिट्स थी अपने पास, भाई स्मॉलर क्यों बोल रहा हूं, 10⁻⁻- जा रही है ना भाई, इसलिए कह रहा हूं, ठीक है। तो जरा एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। भाई मेरे को लग रहा है कि पावर्स की बात कर लें क्या, छोटी पावर्स और बड़ी पावर्स की कर लेते हैं यार, ये वाला फंडा क्लियर है। चलो एक बार जरा आप लोग को पावर्स दिखा दूं मैं यार, अदरवाइज क्या है, मुझे लग रहा है कि कहीं आप लोग ना पावर्स में ना अटक जाओ, इसलिए लेट मी बी वेरी क्लियर विद द पावर्स, ठीक है। पहले अपन बात करते हैं स्मॉलर पावर्स की। जब डेसी की बात करेंगे, डेसी का मतलब 10⁻⁻1 होता है। फिर एक आता है सेंटी, ठीक है, सी से बनाएंगे इसको, और सेंटी मतलब 10⁻−2 होता है। फिर आता है मिली के लिए अपन m यूज करेंगे, 10⁻−3 हो जाता है। फिर आता है माइक्रो, ठीक है, क्या आता है बेटा, माइक्रो, म्यू का सिंबल यूज करेंगे, 10⁻−6 हो जाता है। फिर आता है नैनो के लिए अपन n का सिंबल यूज करेंगे, 10⁻−9 हो जाता है। फिर आता है पिको के लिए अपन p यूज करेंगे, 10⁻12 आ जाता है। फिर अपन यूज करेंगे फर्मी, भाई फर्मी बोल लो या फेम्टो बोल लो, इट्स वन एंड द सेम थिंग ओनली। और ये f 10 की पावर क्या है, -15 आ जाता है। एक थोड़ा सा अलग सा प्राणी है यहाँ पे, एंगस्ट्रॉम, ओहो क्या नाम है, एकदम क्लासी नाम। 10 की पावर, अरे भैया ये बिंदी जो है वो एक के ऊपर रहती है, और ये 10⁻−10 के बराबर होता है। ये सब क्या है, छोटी मोटी पावर्स है बेटा, ये सब क्या है, छोटी मोटी पावर्स है। तो छोटी मोटी पावर्स को जरा लिख दिया आपने, और नहीं भाई, तो छोटी मोटी पावर्स को अपन ने लिख दिया। एक बार इसका जरा स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद तुमको बड़ी बड़ी पावर्स पे लेके चलते हैं, ठीक है। ये अच्छा एक सेकंड, पूरा मैं लिख ही देता हूँ ना पहले, उसके बाद तुम इसके इत्मीनान से स्क्रीनशॉट लेना, ठीक है। उसके बाद ये क्या होता है, डेका, डीए, डीओ नहीं भाई, डीए 10⁻1, ठीक है। उसके बाद हेक्टो, एच 10⁻2। उसके बाद किलो, बहुत फेमस भाई, बहुत फेमस, दुकानदारी में बहुत फेमस, किलो। उसके बाद मेगा मतलब क्या है, 10 की पावर, मेगा बोला बेटा, मेगा नहीं बोला, मेगा बोला, मेगा 10 की पावर क्या है, 10 की पावर 6, ठीक है। 1 मेगाबाइट, 2 मेगाबाइट। उसके बाद गीगा, कितनी जीबी की पेन ड्राइव है तुम्हारी, जी 10⁻9, सुना होगा ऐसा। उसके बाद टेरा, कितने टीबी का हार्ड डिस्क है, तो टेरा 10⁻12। उसके बाद पेटा होता है पी 10⁻15। फिर एक्सा भी होता है, एक्सा मतलब क्या, ई से कर देंगे इसको रिप्रेजेंट, और 10 की पावर क्या हो जाएगा, 18। मेरे ख्याल से पूरा फंडा सुप्रीमली क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अब सब चीजें मैंने लिख दिया आप लोग के लिए बेटा, अब तो इसमें से कुछ भी नहीं छूटने वाला है आपसे, ठीक है। चलो भाई, तो कभी भी अगर लगे ना ऐसा कि यार मैं पावर्स मिस कर रहा हूँ, कभी अगर लगे ना ऐसा कि यू आर मिसिंग पावर्स, ठीक है, पावर्स को क्यों मिस करोगे भाई, तुमने कोई न्यूमेरिकल सॉल्व किया, तुमसे वो बना नहीं, क्यों नहीं बना, क्योंकि तुमको पावर्स के बारे में जानकारी नहीं थी। तो तब तुम जाकर के एक बार इस वाले स्क्रीनशॉट को एक बार देख सकते हो, यहाँ पे सारी की सारी पावर्स लिख दी गई हैं। इतनी तो यूज भी नहीं होती भाई, लेकिन मैंने लिख दी है सारी की सारी। ज्ञान हमेशा अपने पास एक्स्ट्रा ही होना चाहिए। तो ये रहा अपने पास पूरा का पूरा फंडा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो यार, जल्दी जल्दी जल्दी, मैं चाहता हूँ इसका स्क्रीनशॉट लो तुम। छोटी पावर्स भी लिख दी गई हैं और बड़ी पावर्स भी लिख दी गई हैं, इट्स एज सिंपल एज दैट। चलो जबरदस्त, एक तरफा शानदार, ओके।
ये अपन देख चुके थे, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे आता है डायमेंशंस ऑफ कैपेसिटेंस, व्हाट इज बेसिकली द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस, ठीक है। तो शुरू करें इसका पूरा फंडा बेटा। अब एक काम करो यार, तुम लोग भी ना बस शुरू हो जाओ डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के पीछे, जल्दी तुम स्टार्ट करो भैया पूरा फंडा। डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है अपने को। क्या निकालना है बेटा? डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। किसका निकालना है सर? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस निकालना है, ठीक है। क्या करना है बेटा? डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है किसका बेटा? कैपेसिटेंस का। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस, इट्स एज सिंपल एज दैट। चले शुरू करें, चलो। तो भाई सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप लोगों ने क्लास 11th के प्लेलिस्ट के अंदर डायमेंशनल फॉर्मूला में कॉन्सेप्ट ऑफ कफ मुझसे पढ़ के रखा हुआ है, ठीक है, था बेटा, ऐसा कुछ कफ था। कफ का मतलब क्या होता है वहां पे? सी से चार्ट, यू से यूनिट, एफ से होता है फॉर्मूला, वो उसका शॉर्ट फॉर्म था। तो वो कॉन्सेप्ट ऑफ कफ जो होता है ना, वो दरअसल मैंने बना के रखा है जस्ट फॉर इवेलुएटिंग डायमेंशनल फॉर्मूला। तो मैं चाहूंगा, बिकॉज होता क्या है कि कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में अगर आप देखेंगे ना, तो कई बार सवाल डायमेंशन पे तो आते ही आते हैं और अपने बोर्ड एग्जाम्स में भी आ जाते हैं, इसलिए आप उसको 11th का टॉपिक समझ के छोड़ मत देना, पढ़ लेना, मैं तो बोलता हूं, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में आके एक बार चेक कर लेना डायमेंशनल फॉर्मूला का, वहां पे पूरा फंडा सुप्रीमली क्लियर हो जाएगा। नाउ फोकस ऑन डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस, ठीक है भाई। बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? बेसिक फॉर्मूला एज वी ऑल नो, बेसिक फॉर्मूला एज वी ऑल नो कि Q इज इक्वल टू CV होता है, ठीक है। बेसिक फॉर्मूला एज वी ऑल नो कि Q इज इक्वल टू क्या होता है सर? CV होता है। अगर Q इज इक्वल टू CV होता है, देयरफॉर C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? C इज इक्वल टू हो जाएगा Q ओवर V। मेरे ख्याल में यहां तक कोई परेशानी आप लोग को बिल्कुल भी नहीं हो रही है, ठीक है भाई। देखो यार, चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला तो मुझे पता है कि वो तो Q इज इक्वल टू 80 होता है, ठीक है। डायमेंशनल फॉर्मूला वाइज मैंने बोला, वैसे बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? Q इज इक्वल टू IT होता है, लेकिन I का मतलब क्या है? एम्पियर, और T का मतलब क्या है? टाइम। तो फिर चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? AT के बराबर हो जाएगा, ठीक है। चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? वो तो हो जाएगा AT के बराबर, कोई दिक्कत वाली बात यहां तक अपने को नहीं है, ठीक है। अब जरा गौर करना, Q तो मतलब मुझे पता है, लेकिन यार V निकालना पड़ेगा ना। तो V के लिए अपन एक काम करते हैं, देखो हम लोग निकाल चुके हैं कि पोटेंशियल का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है। तो पोटेंशियल होता है वर्क अपॉन चार्ज। पोटेंशियल बेसिकली क्या होता है? पोटेंशियल होता है वर्क अपॉन चार्ज। तो देयरफॉर जो कैपेसिटेंस है वो हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन W। जो कैपेसिटेंस है वो हो जाएगा दरअसल Q स्क्वायर अपॉन W। इट्स एज सिंपल एज दैट भाई। अब शुरू करते हैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना बहुत ही ताबड़तोड़ तरह से, ठीक है। सुनते हुए चलना, बहुत सिंपल चीज है, सुनते हुए चलना है बहुत ही सिंपल चीज भाई। जब अपन कैपेसिटेंस का निकाल रहे हैं डायमेंशनल फॉर्मूला, पहली बात चार्ज का स्क्वायर करना है। चार्ज का स्क्वायर करना है मतलब AT का स्क्वायर करना है। चार्ज का स्क्वायर करना है मतलब क्या हो गया बेटा? A इंटू T का स्क्वायर करना है। मत तो करो, चार्ज का स्क्वायर करना है मतलब AT का स्क्वायर करना है, तो A इंटू टी का स्क्वायर कर देंगे। अपॉन नीचे क्या अपने पास वर्क है, और वर्क क्या होता है? वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mL2T माइनस 2। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो नाउ अब जो अपने पास C बचेगा वो क्या बचेगा? सुनते हुए चलना, A स्क्वायर हो चुका है, T स्क्वायर हो चुका है, और यहां पे अपने पास क्या था बेटा? M L की पावर 2 और T की पावर क्या है? -2। अब जरा गौर करते हुए चलना, क्या करेंगे इसको अपन? M को अपन ऊपर लेके आ जाए तो क्या हो जाएगा? M-1। M को अपन ऊपर लेके आ जाए, क्या बन जाएगा? M-1। उसके बाद L के स्क्वायर को ऊपर ले आओ तो L की पावर -2, L की पावर -2। उसके बाद T की पावर 4 पहुंच जाएगी, ठीक है। T की पावर क्या पहुंच जाएगी बेटा? 4 पहुंच जाएगी, और A स्क्वायर तो वहां बचपन से ही मौजूद था, ठीक है। तो देयरफॉर जो कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा वो आ जाएगा M की पावर -1, L की पावर -2, T की पावर 4 और A की पावर 2। इट्स एज सिंपल एज दैट। कोई दिक्कत वाली बात अपने को यहां तक बिल्कुल भी नहीं लग रही है। M की पावर -1, L की पावर -2, T की पावर 4 और A की पावर 2। इट्स एज सिंपल एज दैट। -1 -2 4 2। चेक कर लें एक बार अपन यहाँ पे, -1 -2 4 2। इट्स एज सिंपल एज दैट। सेम अप्रोच यहाँ पे था, बट क्या होता है ना यार, अगर मैं तुम्हारे सामने पूरा सॉल्व कर दूंगा ना तो फिर तुम्हें हर एक स्टेप समझ में आता है, ठीक है। तो मैंने अब तुम्हारे स्क्रीनशॉट के कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे इसको लिख करके भी रखा हुआ है, और तुम्हारे समझने के कन्वीनियंस के लिए मैंने यहाँ पे तुम्हारे लिए पूरा सॉल्व भी कर दिया। तो मैं ये चाहूंगा कि आप दोनों ही केसेस में स्क्रीनशॉट लेंगे। एक इसका स्क्रीनशॉट लो, अगर तुमने डिराइव किया और तुम्हारा फॉर्मूला सेम ऐसे का ऐसा आ गया था बेटा डायमेंशनल फॉर्मूला, तो बधाइयां आपको, बहुत बढ़िया चल रहे हो तुम, ठीक है। अगर तुमने सॉल्व किया बट कुछ गलतियां हो गई तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मिला है मौका, अपनी गलतियों को यहां से रेक्टिफाई कर लो, और ऐसी गलती वापस मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ नई गलती करना, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे कुछ नई गलती करना, तो कुछ नया सीखने को मिलेगा।
गलती करने पे कोई नहीं डांटता भाई, ठीक है, गलती करने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे दिक्कत वाली बात क्या है, गलती करके उसको नहीं सुधारना। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि गलती करके डिमोटिवेशन, ठीक है, डिमोटिवेट हो जाएंगे, फिर वो उठ ही नहीं पाते। समझो मेरी बात तुम? तो चलो बेटा इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन इसको खत्म करते हैं। ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया बेटा? 3 2 1 रेडी गो डन, सुपर क्लियर, सुपर डन। और ऑब्वियसली फिर आपको इसका भी तो स्क्रीनशॉट चाहिए होगा, तो जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन। चलो बहुत बढ़िया। तो कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर का जो ये लेक्चर था, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत ही बेहतरीन तरह से समझ में आ गया होगा। और इस वीडियो को देख करके अगर आपको ऐसा लगा है कि हाँ यार कैपेसिटेंस और कैपेसिटर इसमें कोई इतना टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से हो जाएगा, पूरी बात समझ में आ गई है, अगर आपको इतना अच्छा लगा तो फिर आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसको शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और सबको बताओ कि जाकर के मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पे फिजिक्स में क्या क्या चीजें ऐड हो चुकी हैं सब देख लें, ठीक है। सारे वीडियोस बकाया देखते हुए चलना, बिकॉज भाई हर टॉपिक पर डेडिकेटेड लेक्चर है, ठीक है, हर टॉपिक पर डेडिकेटेड लेक्चर है, उससे आपका ही फायदा है, आपको ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट रहती है अपडेटेड, तो बस उसमें आप भी अपडेटेड रहिए और सब चीजें आप चेक करते हुए चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको लगता है कुछ फीडबैक है आपका, कुछ आप मुझसे कहना चाहते हैं, कुछ फीडबैक देना चाहते हैं, सजेशन देना चाहते हैं, तो बाकायदा आप कॉमेंट सेक्शन को यूज करके मुझ तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं बड़े ही प्यार भरे शब्दों में, ठीक है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि सर अगर यहाँ पे ना इस टॉपिक को दरअसल कुछ न्यूमेरिकल्स और करवाने चाहिए थे, कुछ ऐसा करना था, कुछ वैसा करना था, तो आपकी जो भी मन की इच्छा है ना वो सब आप वहां पे जाकर के बता सकते हैं। लाइव सेशंस में भी न्यूमेरिकल सॉल्व करवाए जाएंगे, तो फिर वहां पे भी काम आपका एकदम डन डनाडन डन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो भी टेंशन वाली कोई बात नहीं है। इंग्लिश मीडियम चैनल पे जितनी पढ़ाई होती है उतनी ही पढ़ाई हिंदी मीडियम के चैनल पर भी होती है, तो बस एक काम करो, जाकर के सब्सक्राइब कर लेना वहां पे, और वहां पे भी रिकॉर्डिंग्स हैं, वहां पर भी लाइव्स हैं। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स का भी पूरा काम मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम के प्लेटफॉर्म पे डन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब क्लास करते हैं यहीं पे खत्म। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन जो प्रोवाइड करता है वो है इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज, सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।